पहलगाम हमले के बाद जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिसकी भूमिका इस हमले में सबसे अहम है। यह सबूत है पाकिस्तान की सत्ता में सेना के दबदबे। 1947 से लेकर 2025 तक पिछले 78 सालों में पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री हुए, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, जिसकी वजह साफ है, सेना का सरकार से ज्यादा ताकतवर होना। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी हो, सत्ता की चाबी सेना के ही हाथ में हो। आज हम आपके सामने पेश करेंगे एक विस्तृत रिपोर्ट जो बताएगी कि कैसे पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दबदबा रहा और प्रधानमंत्री की कुर्सी हमेशा एक कठपुतली की तरह काम करती रही। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। नमस्कार, जोहार, मैं ऋषिक आनंद और आप जुड़े हैं रन डाउन लाइक के साथ। 14 अगस्त 1947 जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, शुरुआती वर्षों में देश को स्थिरता देने की जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के कंधों पर थी। लेकिन 1951 में उनकी हत्या ने पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया। इस दौर में 7 प्रधानमंत्री बदले गए, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। सेना ने धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत की। 1951 का रावलपिंडी षड्यंत्र केस इसका सबूत था, जहां सैन्य अधिकारियों पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगा। हालांकि सेना ने औपचारिक रूप से सत्ता नहीं संभाली, लेकिन गवर्नर जनरल और नौकरशाही के साथ मिलकर सरकारों को नियंत्रित करती रही। अब आते हैं 1958 पर, जब पाकिस्तान की सियासत में पहली बार वर्दी ने खुलकर सत्ता हाथी आई। जनरल अयूब खान ने देश का पहला सैन्य तख्ता पलट किया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। संविधान को निलंबित कर खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। इस दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई। 1962 के संविधान ने राष्ट्रपति प्रणाली लागू की, जिसमें सारी शक्तियां अयूब के पास थी। 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता सेना की विदेश नीति में दखल को दर्शाता है, लेकिन 1969 में जन आंदोलनों के दबाव में अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद आए जनरल याया खान, जिन्होंने 1969 से 71 तक शासन किया। याया ने 1970 में आम चुनाव कराए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग की जीत को स्वीकार नहीं की। ऑपरेशन सर्चलाइट और 1971 का भारत पाक युद्ध बांग्लादेश के निर्माण का कारण हुआ। इस हार ने सेना की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका दिया और याया को सत्ता छोड़नी पड़ी। 1971 की हार के बाद सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में आई। भुट्टो ने 1973 का संविधान लागू किया, जिसने संसदीय प्रणाली को बहाल किया और प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाया। भुट्टो ने सेना के प्रभाव को कम करने की कोशिश की, जैसे सैन्य पदों पर अपने पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति और आईएसआई की निगरानी। लेकिन 1977 में चुनावों में धांधली के आरोप और विपक्षी आंदोलनों ने सेना को फिर से मौका दिया। जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर भुट्टो को अपदस्थ कर दिया और मार्शल लॉ लागू किया। 1979 में भुट्टो को फांसी दे दी गई, जो पाकिस्तान की सियासत में एक काला अध्याय बना। जियाउल हक का शासन 1977 से 88 तक चला, जिसमें सेना न केवल राजनीति बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। जिया ने इस्लामीकरण की नीति अपनाई और संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्ति। 1985 में गैर दलीय चुनाव कराए गए और मोहम्मद खान जुनेजो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी शक्तियां नाम मात्र थी। जिया ने अफगान युद्ध में सेना को केंद्रीय भूमिका दी, जिससे उसकी ताकत और बढ़ी, लेकिन 1988 में जिया की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु ने इस सैन्य शासन का अंत किया। 1988 में लोकतंत्र की वापसी हुई। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे नेता सामने आए, लेकिन सेना का साया बना रहा। बेनजीर भुट्टो 1988 से 1990 और फिर 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सेना के साथ समझौता कर सत्ता हासिल की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और सैन्य दबाव ने उनकी सरकारों को अस्थिर किया। 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने सेना की सहमति से उनकी सरकार बर्खास्त कर दी। वहीं नवाज शरीफ 1990 से 93 और 1997 से 99 तक सत्ता में रहे। शुरू में सेना के समर्थन से सत्ता हासिल करने वाले नवाज बाद में सैन्य प्रमुखों से टकराव में आ गए। 1998 के परमाणु परीक्षण और 1999 का कारगिल युद्ध सेना की विदेश नीति में दखल को दर्शाता है।
लेकिन जब नवाज ने सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की तो 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हासिल कर। परवेज मुशर्रफ का शासन 1999 से 2008 तक चला। 2001 में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में चुनाव कराए गए जिसमें मीर जफरुल्लाह खान जमाली और बाद में शौकत अजीज प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी भूमिका सेना के मंजूरी के बिना कुछ नहीं थी। 2001 के बाद अमेरिका के साथ गठबंधन और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने सेना की ताकत को और बढ़ाया, लेकिन 2007 में वकीलों के आंदोलन और राजनीतिक दबाव ने मुशर्रफ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में 2008 में लोकतंत्र की दूसरी बार वापसी हुई। यूसुफ रजा गिलानी 2008 से 12 तक प्रधानमंत्री रहे, जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराया। इस दौर में सेना ने विदेश नीति और सुरक्षा मामलों में अपनी पकड़ बनाई। 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आए, लेकिन 2017 में पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि सेना ने नवाज के खिलाफ उस अभियान को समर्थन दिया। इसके बाद 2018 में इमरान खान सेना के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। शुरू में सेना ने उनके विदेश नीति और आर्थिक नीतियों को पूरा समर्थन दिया, लेकिन बाद में उनके सैन्य नेतृत्व से मतभेद हुए, खासकर नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से उनकी सरकार गिर गई। इमरान ने इसे सेना और विदेशी साजिश का परिणाम बताया, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि सेना के साथ टकराव की सत्ता के पतन का मुख्य कारण था। 2022 में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और 2024 में दोबारा चुने। उनकी सरकार पर सेना का प्रभाव साफ दिखता है। शहबाज ने सेना के साथ मिलकर विदेश नीति और आर्थिक संकट के प्रबंधन का काम किया। 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव में सेना प्रमुख जनरल मुनीर की भूमिका प्रमुख रही। आज सेना न केवल सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करती है, बल्कि रियल एस्टेट, उर्वरक और अन्य उद्योग में इसके बड़े व्यावसायिक हित हैं, जो इसे सरकार से स्वतंत्र बनाती है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शहबाज शरीफ को सेना ने ही प्रधानमंत्री बनाया है। तो आइए अब इस पूरी कहानी के प्रमुख निष्कर्षों को नजर डालते। पहला, पाकिस्तान में 4 बड़े सैन्य तख्ता पलट हुए जिन्होंने सेना को सत्ता का केंद्र बनाया। दूसरा, 1947 से अब तक 30 प्रधानमंत्रियों में से कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तीसरा, सेना के व्यावसायिक हित जैसे रियल एस्टेट और उर्वरक उद्योग इसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं। और चौथा, सेना ने कश्मीर, अफगानिस्तान और भारत के साथ संबंधों में हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई। के साथ ही एक और पक्ष है, सेना और नागरिक सरकारों के बीच तनाव ने बार बार सरकारों को स्थिर किया। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की सियासत की वो कहानी जहां वर्दी का रंग हमेशा सत्ता की कुर्सी पर हावी रहा। 1947 से 2025 तक चाहे सैन्य शासन हो या लोकतंत्र, सेना ने हर मोड़ पर अपनी पकड़ बनाए रखी। सवाल यह है कि क्या भविष्य में पाकिस्तान की सियासत में नागरिक सरकारें कभी स्वतंत्र हो पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना ही, मगर जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आने वाले हैं पाकिस्तान के उन 30 प्रधानमंत्रियों की कहानी जिन्होंने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तब तक के लिए जोहार।